तो भाई हम आज डिस्कस करने वाले हैं दुनिया में हुई सबसे कुछ खतरनाक रॉबरीज। ठीक है, तो कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत तो फिर हाल फिलहाल में एक हुई है अभी लेटेस्ट, फ्रांस के अंदर लूव म्यूजियम में सीधा। तो क्या हुआ उसमें? मेरे को कुछ अभी ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं है। क्लैरिफाई भाई ये हुआ है, वहाँ पे जो चोरी हुई है, दिन दहाड़े हुई है चोरी। उसमें कुछ अभी ये कंफर्म नहीं है कितने लोग थे, बट मोर देन 4 और 5 ही थे। ठीक है, हुआ क्या भाई, कंस्ट्रक्शन जो पूरा गियर होता है, हेलमेट और जो जैकेट्स पहनते हैं वो, उस पूरी ड्रेस में कुछ लोग आए और जो क्रेन आती है ना उनके पास, जो जिसमें लैडर लगा हुआ था ऊपर चढ़ने के लिए, तो हाइड्रोलिक लैडर क्रेन लेकर आए वो। और लूव म्यूजियम के बाहर एक बालकनी थी, उस बालकनी में उन्होंने वो लैडर लगाई। सब लोग देख रहे हैं, पूरा दिन दहाड़े सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी ने भी उनको ये नहीं पूछा भाई हो कौन तुम, कन्फ्रंट वगैरह कुछ नहीं करा किसी ने भी। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि यार ये म्यूज़ियम के ही डिपार्टमेंट ने शायद इनको बुलाया होगा कुछ रिपेयरिंग का काम कराने के लिए, क्योंकि म्यूज़ियम में ये सब काम होते रहते हैं। भाई वो अंदर पहुँचे और उस बालकनी के विंडो के थ्रू, और जिस फ्लोर पे वो गए वहाँ पे फ्रांस की जो रॉयल फैमिली रही होगी कुछ समय, सालों पहले, जब वो वहाँ पे राजा महाराजा वाला रूल चलता था, तो फ्रांस की रॉयल फैमिली जो ज्वेलरीज पहनती थी उसमें, मतलब डायमंड्स वगैरह ये सब टाइप की ज्वेलरी, जेम्स की, बहुत ही क्या कहते हैं हाईली प्रेशियस, वो सब कुछ रखे हुए थे एग्जीबिशन के लिए। भाई उन्होंने वो सारे के सारे साफ़ कर दिए सारे। हाँ, सारी ज्वेलरी उठाई उन्होंने, उसी लैडर से नीचे आए और कहाँ गायब हुए कुछ नहीं पता। तो उसका कुछ वो पता चला क्या? प्लानिंग कैसे करी, क्या हुआ, कुछ ऐसा पता चला? कुछ बंदे ही नहीं मिले तो पता कैसे चलेगा? वो तो अच्छा, बंदे ही अभी बताएंगे ना। पता ही नहीं है अभी कुछ कोई भी। मिला ही नहीं अभी तक, जिन्होंने चोरी करी है वही नहीं मिले अभी तो। अभी खाली न्यूज़ ही चल रही है कि बस ये पता है कि जो भी लोगों ने देखा और जो भी वीडियो एविडेंसेस मिले हैं उसके हिसाब से सिर्फ इतना ही पता चला है कि कुछ लोग थे जो हाइड्रोलिक लैडर क्रेन लेकर आए, उन्होंने उस क्रेन को बालकनी पे लगाया, वो वहां से ऊपर चढ़े, अंदर गए और फिर उसी से उतर के वापस आ तो गए। कोई सायरन वायरन नहीं लगा रखा तुमने बजने के लिए? दिन दहाड़े करी है ना काम उन्होंने, अंदर जाके उन्होंने जिस तरीके से भी चोरी करी है, कुछ Open अपना लगाया होगा दिमाग उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने दिन का टाइम चुना। और कंस्ट्रक्शन वाली उन्होंने गियर पहना हुआ, तो लोगों को ये लगा, म्यूजियम वालों को लगा कि हमें लगा कि रिपेयरिंग के लिए बुलाया इन्होंने किसी को। मूवी वाला सीन कर दिया इन्होंने। पूरा मूवी वाला सीन कर दिया। म्यूजियम के लोगों ने उन्हें देखा अपनी आंखों से कि हाँ हमने देखा, लोग चढ़े थे यहाँ पे, तो पूछा कि नहीं तुमने, हमें लगा रिपेयरिंग के लिए आए होंगे। कौन थे वो हैं? सोच भाई। तो एक बहुत पहले ना मैंने मतलब इसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो देखा था कि कोई एक बड़ा ही फेमस राइटर था, अगर कोई हमारा व्यूअर गूगल पे सर्च करके नाम बताए तो कमेंट में मेंशन कर देना, मुझे नाम याद नहीं है उसका। तो उसने ना एक थ्योरी दी थी उसने, तो उस थ्योरी को कुछ अमेरिकन बंदों ने टेस्ट किया था एक वीडियो में। तो उसका ये कहना था कि अगर आपको दुनिया में किसी भी जगह पे घुसना है तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ 3 से 4 लोग और एक सीढ़ी की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो बंदे यही चीज़ टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, मॉल में जाते हैं थिएटर के अंदर, तो कुछ नहीं 4 लोग होते हैं और वो सीढ़ी उठा के चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पे टिकट चेकर्स होते हैं ना बाहर, वो बाउंसर्स वगैरह गार्ड्स, वो खुद उनके लिए रास्ता खोलते हैं कि सर आप यहाँ से जाओ अंदर, ऐसे करके। तो वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि साला अंदर जाने दे रहे हैं, और उसको सीढ़ी को लेकर सीधा मूवी थिएटर के अंदर पहुँच जाते हैं और सीढ़ी साइड रखते हैं, मूवी देखते हैं अंदर बैठ के। वो ऐसे ही 2-3 जगह और घुसते हैं वो, जहाँ पे नॉर्मल लोगों को विदाउट एनी टिकट और परमिशन एंट्री नहीं होती। तो उस चीज़ को प्रूव कर दिया उन्होंने कि हाँ भाई, क्योंकि जब आप सीढ़ी लेके किसी जगह घुस रहे हो, ऐसी जगह जहाँ पे मतलब एक सिंगल बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, तो उनको यही लगता है कि शायद इनको किसी ने बुलाया होगा कुछ रिपेयरिंग करने के लिए। तो उन्होंने भी उसी टेक्निक का यूज़ करा है, मेरे को लग रहा है लूव म्यूजियम में, क्योंकि उन्होंने भी हमें लगा साला रिपेयरिंग के लिए आए होंगे लोग। तो वो नॉर्मल सीढ़ी लेके ऐसे चले गए बस अंदर? नहीं, वहाँ तो उन्होंने जो टेस्टिंग करी उन्होंने, ये मैं वो बता रहा हूँ, ये टेस्टिंग मैंने देखी है कई जगह। जो वीडियो में अमेरिकन जो कुछ लोग थे उन्होंने ये टेस्ट करा था उस थ्योरी को, जो एक ऑथर ने बुक में लिखी थी।
चोरों ने भी इसी थ्योरी का यूज़ करा होगा शायद से, क्योंकि उन्होंने भी एक हाइड्रोलिक लैडर क्रेन लगाई थी जो फायर ब्रिगेड वालों के पास होते हैं ना, ऊपर सीढ़ियाँ खुलती चली जाती है, तो उन्होंने वो वाली क्रेन मंगाई हुई थी। वो ज़मीन पे गाड़ी से खड़ी करके उन्होंने बालकनी तक लगाई, उस पे चढ़ के और पूरा उन्होंने हेलमेट और वो पूरे जो कंस्ट्रक्शन गियर वाला होता है ना, वो सब कुछ पहना हुआ था उन्होंने। म्यूजियम वाले खुद कह रहे हमने देखा लोगों को अंदर घुस रहे थे बालकनी से, उनसे पूछा रोका क्यों नहीं, हमें लगा रिपेयरिंग के लिए बुलाया होगा उन्होंने किसी को। अब सोचना किसी बैंक के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कौन आदमी क्या काम कर रहा है, पब्लिक को कोई मतलब नहीं होता भाई। और क्या, कोई भी सोचे, कोई ये सोचेगा कि नगर निगम वालों ने अरे बुलाया हम जैसे होगा। कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे भी कोई आ जाए ऐसे लेटर वगैरह लिखा होगा, कंपनी ने बुलाया होगा कुछ करवाने के लिए। हाँ वही तो, किसी का ध्यान नहीं एम्प्लॉई है तब भी हम ये सोचेंगे कि बुलाया होगा किसी ने करने के लिए। तुम एक अकेले बंदे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो ना किसी की वहाँ पे प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए। तुम तो ये सोचोगे कि हाँ हायर डिपार्टमेंट में से किसी ने बुलाया होगा, हायर डिपार्टमेंट सोचेगा कि हाँ बुलाया होगा किसी ने साला। तो ये चीज़ होती है। तू ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है और तेरी जस्ट खिड़की के बाहर ही एक बंदा टंगा हुआ है, वो खिड़की साफ कर रहा है ना, और तुझे लग रहा है कि ये तो बस खिड़की साफ कर रहा है, और भले ही वो बंदा वहाँ पे रेकी कर रहा हो या फिर भले ही उस खिड़की से तेरे ऊपर वाले फ्लोर पे एक बैंक हो, चोरी हो रही हो, चोरी कर रहा हो लटक के। जैसा हमारे जिम के नीचे वो बैंक था, तो उसमें कई बार ऐसा लगता था कि अब बैंक, अब ऊपर जिम है नीचे बैंक है, ऊपर एक्सरसाइज चल रही है तो डंबल भी गिर रहे हैं, आवाज भी हो रही है। अब उस बैंक के सारे जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सबको अब यूज्ड टू हो गए कि मॉर्निंग में इस टाइम से इस टाइम तक जिम ओपन होता है, तो आवाजें होती हैं। अब किस दिन चोरी भी हो जाएगी ना, ऊपर सीलिंग तोड़ के कोई घुस भी जाएगा तो वो ये सोचेंगे इस टाइम से इस टाइम बीच तो सिर्फ जिम चलता है तो डंबल गिर रहे होंगे। तो अब ये बड़ी अच्छी तूने कहानी, बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। इसी एग्जांपल से मैं तुझे बताता हूँ, एक रियल रॉबरी हुई थी इंडिया में ऐसी। तो हुआ क्या था, ये 2007 और 8 के बीच का समय था। तो मलप्पुरम जगह है एक, ठीक है। तो वहाँ पे होता क्या है कि एक बैंक होता है, और वो बैंक क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफेटेरिया है, ठीक है। अब 4 लोग हैं, ठीक है। अब वो 4 लोगों को ना पैसा कमाना है। वो 4 लोग पूरा ध्यान लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से पैसा कमाते जाते हैं। अब उनके दिमाग में आइडिया तो ये आ जाता है कि यार अगर हमें फटाफट कमाना है ना, तो किसी 1 नंबर के रास्ते पे चल के तो काम हो नहीं पाएगा, हमें कोई 2 नंबरी रास्ता सोचना पड़ेगा। जैसे 2 नंबरी वाले उनके दिमाग में आइडियाज़ आते जा रहे तो वैसे ही उन आइडियाज़ को वो खुद से रूल आउट करते जा रहे हैं कि नहीं यार इसमें तो बहुत क्या कहते हैं खतरा है, इसमें पुलिस से पकड़े जा सकते हैं, इसमें तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो कहते हैं चलो छोड़ो। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद एक नई पिक्चर रिलीज़ होती है, वो उस मूवी को देखने जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई अब आ गया दिमाग में आइडिया, अब पता चल गया हमें करना क्या है। क्या करना है? पिक्चर देखते हैं वो भाई धूम। ओके, धूम पार्ट 1 रिलीज़ होती है। वो पिक्चर को देख के उनको हो जाता है कि भाई हमें क्या करना है, हमें बैंक में चोरी करनी है, अब तो धूम मचा ले, धूम मचा ले। ठीक है। तो क्या होता है कि अब उनको पता चलता है कि एक ऐसे बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे बैंक है और ग्राउंड फ्लोर पे एक कैफेटेरिया हुआ करता था जिसका स्पेस अब खाली हो गया है। तो वो जाते हैं, देखते हैं कि ठीक है हाँ यहाँ पे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है, ये खाली है। और बिल्डिंग का जो मालिक होता है उससे बात कर लेते हैं कि भाई हमें यहाँ पे खोलना है कैफेटेरिया। तो एडवांस वगैरह भी दे देते हैं वो पहले दिन 50-60 हज़ार रुपये उसको, ठीक है। अब 3-4 दिन वो गाया, फिर 3-4 दिन वापस आते हैं और जैसे कि उसको पूरा कवर ववर कर देते हैं कैफेटेरिया को, जो होता है ना अंदर से पेपर वगैरह लगा के कि अंदर हम कंस्ट्रक्शन का काम कराएंगे, रेनोवेट करेंगे इसे अपने हिसाब से। फिर वो चेयर्स वगैरह भी डलवा देते हैं कि ताकि जो बिल्डिंग में और लोग हैं उनको ये लगे कि हाँ कैफेटेरिया का काम हो रहा है अंदर। अब फिर उसके बाद क्या करते थे वो कि उनमें से कोई बंदा ऊपर जाएगा तो बैंक में चले जाता था घूमने के लिए, ठीक है। हर कोई ना कोई करता था। तो उसमें 2 हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने कैफेटेरिया के स्पेस की डीलिंग करी थी और साथ में उनके 2 दोस्त और थे। तो बिल्डिंग का जो मालिक था वो उन 2 हस्बैंड वाइफ को जानता था, ठीक है। अब 4-5 दिन वो पूरा ऊपर घूम घाम के उनको पूरा डिसाइडेड हो जाता है कि हमें चोरी किस जगह से करनी है, इस जो हमने जो कैफेटेरिया रेंट पे लिया है, क्योंकि कैफेटेरिया के जस्ट ऊपर बैंक है।
वो बैंक में डेली जाके ये रेकी कर रहे थे कि बैंक का जो स्ट्रॉन्ग रूम है, लॉकर रूम है, जहाँ पैसा वैसा सब कुछ स्टोर किया जाता है, वो किस जगह है, कि हमें अपनी दुकान का लेंटर किस जगह से तोड़ना है। ठीक है, अब सब कुछ उन्हें पता चल गया, उनको पता चल गया कि ठीक है हमारी दुकान के इस जगह के ऊपर जस्ट लॉकर रूम है। अब तारीख डिसाइड होती है भाई 29 दिसंबर, ठीक है, कि हम इस रात चोरी करने वाले हैं। और उससे एक हफ्ता पहले वो बिल्डिंग का जो मालिक होता है उसको बोले थे कि भाई हमारा जो कैफ़े है वो 1 फरवरी को खुल के एकदम तैयार हो जाएगा, सब कुछ डिसाइडेड हो गया, बस फाइनलाइजिंग का काम चल रहा है। ठीक है, तारीख वो 29 दिसंबर इसलिए चूज़ करते हैं कि 29 दिसंबर हम चोरी करेंगे, 30 दिसंबर 31 दिसंबर ये सब न्यू ईयर की छुट्टी का टाइम है, सब आएंगे, मतलब हमें पूरा गायब होने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम मिला, किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला। बैंक वाले भी बिल्कुल निश्चिंत थे कि हाँ ठीक है, जैसे तूने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जिम के डंबल ऊपर से गिरते थे तो वो यूज्ड टू हो गए थे, तो ऐसे भी बैंक वाले भी निश्चिंत थे कि हाँ नीचे कैफेटेरिया बन रहा है। ठीक है, किसी को कहीं से कहीं तक कोई दूर दूर तक शक नहीं कि क्या से क्या हो सकता है। भाई वो कुछ नहीं, 29 दिसंबर रात को पूरा जो उनके कैफेटेरिया की सीलिंग थी उसको तोड़ते हैं, वहाँ से घुसते हैं बैंक लॉकर के अंदर, 8 किलो सोना, ठीक है, और लगभग 25 लाख रुपए कैश लेके गायब। ठीक है, 3 दिन बाद जब बैंक खुलता है, बैंक में आते हैं लोग, वहाँ पे के मैनेजर लॉकर रूम खोल के चेक करता है, जैसे ही जाता है अंदर भाई उसकी तो चीख निकल जाती है, पुलिस आती है, सब पागल की हुआ क्या भयंकर। अब पुलिस देखती है, अच्छा ठीक है नीचे क्या था, भाई नीचे तो कैफेटेरिया था। बिल्डिंग के मालिक से पूछा जाता है, बोले भाई 4 लोग थे, 2 हस्बैंड वाइफ ने रेंट पे लिया था, 8 फरवरी को बोला था उन्होंने कि ये खोलने वाले हम यहाँ पे कैफ़े, और कहाँ है कहानी। फिर पुलिस ने उनकी डिटेल्स मांगी कि भाई तुमको उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए होंगे रेंट पे लेने से पहले। वो डॉक्यूमेंट लेके जब उनको वेरीफाई किया गया, उसमें जो एड्रेसेस मेंशन थे, नाम मेंशन थे, उन जगहों पे जब जाके छानबीन करी गई तो पता चला डॉक्यूमेंट सारे फर्जी हैं। अब पुलिस हो गई परेशान कि ढूंढे तो ढूंढे क्या, करे तो करे क्या। अब ये जो चोर थे ये भी बड़े शातिर थे, इन्होंने पुलिस को अपने से दूर भटकाने का भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था। क्या था कि इन्होंने जब चोरी करी उसके बाद भागने से पहले इन्होंने दीवार पे लिख दिया था जय माओ। माओ क्या, हाँ माओ क्या है, माओइस्ट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। नक्सल्स का तो तुमने नाम सुना होगा ना, तो जो नक्सली होते जितने भी वो माओवादी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हाँ न्यूज़ में सुना है, अब याद आ गया माओवादी। हाँ माओवादी। तो उन्होंने वहाँ लिख दिया जय माओ। तो पुलिस के दिमाग में हो गया कि ये मतलब नक्सलियों का काम है ये, क्योंकि उस टाइम पे जो नक्सली थे बहुत ज़्यादा अपने मतलब इन्हीं कामों को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि उन्हें जब भी कोई बंदूकें चाहिए होती थी वो किसी आसपास के बैंक को लूटेंगे, एटीएम मशीन को लूटेंगे और पैसा वैसा निकाल के तब अपने हथियार वगैरह खरीदते थे। तो उनको ये हुआ कि भाई माओवादियों ने, नक्सलियों ने काम कराई है। अब पुलिस की जो तहकीकात की डायरेक्शन थी वो बिल्कुल हो गई चेंज, अपोजिट हो गई। वो पहुंच गए माओवादियों के पीछे। अब छानबीन करते 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 अपने मुखबिरों से पूछते हुए कि भाई कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। सब पहुँचते पहुँचते पूछे छत्तीसगढ़, क्योंकि माओवादियों का बहुत गढ़ माना जाता है उस जगह को। वहाँ पहुँचे तो कुछ हाथ लग ही नहीं रहा उनके, कौन बंदा सकता है कौन नहीं। तभी उनके पास ना एक कॉल आता है, उनको एक बंदा, अननोन बंदा कोई टिप देता है कि भाई ऐसे ऐसे मलप्पुरम में ही एक होटल है और उस होटल के अंदर आपको जो बैंक से चोरी हुआ सोना है ना वो मिलेगा, कुछ सोना वहाँ पे है। और उस होटल के उस कमरा नंबर बताता है उसको, बोला वहाँ पे एक नक्सली रुका हुआ है, उसके पास वो सोना है, वो बेचने के लिए निकला हरिद्वार कह रहा हूँ, हथियार वगैरह खरीदने के लिए। भाई पुलिस वाले पहुँचते हैं होटल के रूम के अंदर, जाके देखते तो हाँ 1 किलो सोना मिल जाता है उनको वहाँ पे, और सोना भी वही के थे जो बैंक में जमा था। तो अब लेकिन जिस नक्सली को ढूंढना उनको वो नक्सली मिले ना, वो कौन नक्सली है कौन नहीं है। फिर पुलिस मतलब ये सब चीज़ें करने में कम से कम भी 1 महीना तकरीबन बीत गया था समय, ये सारी तहकीकात होने में। लेकिन फिर पुलिस के जो बंदे थे उनका थोड़ा सा दिमाग ठनका कि यार जिस डायरेक्शन में हम ढूंढने जा रहे हैं
उसका हमें खाली एविडेंस दिख रहा है कि हमें कोई ज़बरदस्ती इस दिशा में भेजना चाह रहा है, लेकिन कोई इंसान हाथ नहीं लग रहा हमारे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें हमारी जो छानबीन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको भटकाया जा रहा है। तो अब वो बैंकर कहते पता करे तो करे कैसे पता, और काफ़ी न्यूज़ में उछल गई थी ये बात, तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर बना हुआ था। तो अब उनका ये होता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स निकालते हैं। तो उस एरिया में जो टावर लगा हुआ था, पुलिस ने भाई देखा कि ये टावर कितने मोबाइल फ़ोन्स को सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइड कराता है। देखा कि भाई 25 लाख नंबर चलते हैं उस टावर के थ्रू। अब पुलिस अगर 25 लाख नंबर की छानबीन हो कैसे, छोटा नंबर तो है नहीं। भाई उन्होंने साइबर सेल वगैरह को बुलाया, बोला भाई दिन रात लगो, हमें नंबर छान के दो सारे। भाई वो जैसे तैसे मेहनत करके 24,09,999 नंबर छान के और पूरा ओके कर देते कि भाई ये सारे नंबर क्लीन चिट है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये एक नंबर है गड़बड़। और बोलते हैं ये एक नंबर की जो लोकेशन है ये उसी बैंक की लोकेशन पे है। ये मतलब जिस रात को आप देख रहे हो चोरी हुई है, ये उसी रात उस बैंक की लोकेशन पे था ये नंबर। ठीक है, और उसके बाद से ये नंबर चालू भी नहीं है। तो पुलिस वालों का माथा ठनका कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये नंबर उसी रात चला और उसके बाद से चला भी नहीं। पुलिस वाले उस नंबर का निकालते हैं फिर कच्चा चिट्ठा सारा का सारा। तो एक बंदे का नाम पता चलता है, जोसेफ। तो वहीं मलापुरम से थोड़ी दूर कोई गांव था, वहाँ पे जाते हैं वो, जोसेफ के घर पे कुंडी खटखटाते हैं, हेलो जोसेफ। जोसेफ चौंक गया, ये क्या हुआ। पुलिस वालों ने अच्छे से अपने तरीके से पूछताछ करी उससे, फिर उसने बता दिया कि जी मेरे साथ तो 3 और भी थे। तो उन तीनों को भी पकड़ा जाता है। ठीक है, उस समय पे जब उन सबको पकड़ लिया गया, उन्होंने बताया कि हम धूम मूवी से इंस्पायर्ड हुए थे। तो जैसे जॉन अब्राहम लास्ट में कसिनो में चोरी करता है ना, तो वो उस सीन से इंस्पायर्ड थे वो सारे के सारे कि हम भी चोरी करके ऐसे निकल लेंगे। और इंडिया की ये रॉबरी क्राइम्स की हिस्ट्री में ये जो रॉबरी है ना, ये सबसे बड़ी रॉबरी है, जो मतलब 8 करोड़ से ऊपर की पूरी जो उस गोल्ड की वैल्यू और जो कैश उन्होंने चुराया था, 8 करोड़ से ऊपर की चोरी थी ये उस समय 2007 और 8 के टाइम पे। और सिर्फ 56 दिन में इस केस को सुलझा लिया था पुलिस वालों ने, 56 डेज में। इतना फास्ट, इतना मतलब हाहाकार मचा हुआ था कि साला इंडिया का मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट किसी बैंक से चोरी कराया रॉबर्स ने। तो इस तरीके से भाई पकड़े गए फिर वो, और पकड़ने के बाद केस चला उन पे, 5-5 साल कैद में रहे वो। हाई कोर्ट से फिर रूलिंग आई उनकी कि भाई इनको जो मेल है उनको 10-10 साल की कैद होनी चाहिए, और जो फीमेल है उस पे 5 साल की कैद होनी चाहिए। लेकिन जब ये फाइनल वर्डिक्ट आया था तब तक ऑलरेडी 5 साल बिता चुके थे सारे लोग जेल में। तो जो फीमेल थी उसका भाई 5 साल तो बिता ही लिए मेरे जेल में, तो उसको फिर बरी कर दिया कि ठीक है तुम बाइज्जत बरी हो गए। बाकी जो 3 मेल्स बचे थे उनका तुम्हारी 5 साल की सजा और बाकी है, तुम्हें काटनी है। तो फीमेल भी उसमें इन्वॉल्व थी? हाँ, हस्बैंड वाइफ थे 2 उसमें। अच्छा। हाँ, तो जब तक केस चलता रहा, 5 साल बीत चुके थे, तो अभी भी ऑनगोइंग है ये केस सुप्रीम कोर्ट में। उन 3 लोगों ने अपनी सज़ा कम करने के लिए केस डाला हुआ है। बट लेकिन 2007-8 में केस हुआ था तो अब तक तो रिहा हो गए होंगे वो लोग, 10 साल की सज़ा। सोच के देखो ना, 25 चल रहा है। हाँ, क्या पता हो गए होंगे। उसके बाद शायद ऐसा भी हुआ था कि जब जो उनके साथ फीमेल थी वो रिलीज़ हो गई थी, जब हाई कोर्ट में वो प्ली करने गए तो हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा और बढ़ा दी थी। वैसे इसमें सज़ा मेरे ख्याल से अगर बरामदी हो जाए, जो सामान इन्होंने चुराया है, तो सज़ा कम हो जाती है उस केस में। सारा नहीं पर सारा बरामदी नहीं हुआ, पर ये मान लो कि लगभग जो रिकवरी थी वो 80 से 85% के अराउंड थी, और 20% तो उन्होंने कर दिया था। हाँ, तो उस वजह से उनको 10 साल की लगी फिर। हाँ, अच्छा, अगर सब कुछ मिल जाता तो तब भी सज़ा कम हो जाती है। हाँ, या तो ऐसा होता है, 2 तरीके होते हैं, फाइन भरते हैं उसमें। हाँ, दो तरीके से बंदा बचता है। या तो ऐसा हो कि कुछ भी ना मिले,
मतलब कि जो आपने चोरी करा, क्योंकि असल में जो एविडेंस है, मतलब आपके उस जगह पे होने का कोई फिजिकल एविडेंस ना हो अगर पुलिस के पास, तो जो एविडेंस है ना, फिर वो चीज़ होती है जो चोरी हुई है, ठीक है। अगर वो मिले ही ना तो बस ये होता है कि आप इन्वॉल्व थे, उस आधार पे कुछ सालों की सज़ा होती है, 1 साल 2 साल 3 साल की, ऐसे अगर मिले ही ना बिल्कुल भी। हाँ, अब ये थोड़ी पता है कि मेन तू ही बंदा था कि मेन तो ही था, हाँ, है ना। तो ये हो गया कि भाई वो वाली बात, गेहूं के साथ थोड़ा घुन भी पिस गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद या तो है कि या तो सारा ही मिल जाए, या तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, या फिर सारा ही मिल जाना चाहिए। जो बीच की कहानी होती है ना, उसमें बंदा फंस जाता है। फिर सारा मिल जाता तो तब भी सजा कम हो जाती है, तब भी सजा कम रहती है, या फिर कुछ ही ना मिले, क्योंकि उसमें हो जाता है ना कि भाई मैंने तो करी नहीं, मेरे को तो जबरदस्ती उन बंदों ने इन्फ्लुएंस कर दिया था, ये सब मेरे को नहीं पता था, वो तो कोई और लोग थे जो चोरी करके भाग गए। इस तरीके से चीज़ें होती हैं फिर। तो लेकिन भाई जब वो पकड़े गए तो मतलब मूवी से इंस्पायर होके पकड़े गए, और यार जो धुनाई हुई होगी उनके बाद उसके बाद उन लोगों की, रॉबर्ट्स की, मतलब 5 साल तो वो लेडीज़ उनके साथ जो उसकी वाइफ थी वो जेल में रही, 5 साल वो लोग भी रहे, उसके बाद भी फिर वो जेल में काटते रहे। मतलब खतरनाक तो चीज़ है। तो ऐसे ही जैसे तूने बताया, अब ये हिस्ट्री में मतलब ऐसा केस है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया, लेकिन इससे भी जल्दी सॉल्व होने वाला एक केस मैं तेरे को बताता हूँ अभी तुम लोगों को, जो मात्र 10 दिनों में पुलिस ने सॉल्व कर लिया। 10 दिन में? 10 दिन में भाई। यहाँ की पुलिस, बाहर की पुलिस? यहीं की। अच्छा जी, हाँ। इतनी देर काम करती है यहाँ की पुलिस? मतलब हैदराबाद की पुलिस। अच्छा। तो बात ऐसी है कि 2018 में तो हैदराबाद में एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम का नाम है निज़ाम म्यूज़ियम। तो निज़ाम म्यूज़ियम में एक आर्टिफैक्ट है, पूरा सोने का बना हुआ, एक लंच बॉक्स, टिफ़िन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो पूरा गोल्ड है, प्योर गोल्ड जिसे कहते हैं, है ना। तो और वो है करीबन 1950 ग्राम का, यानी कि लगभग 2 किलो हो गया। हाँ, 2 किलो मान उसको कि 2 किलो का वो है। तो कुछ लोगों ने मिलके उसको चुराया, और उसके साथ साथ में सॉसर था, एक प्लेट हो गई, एक प्लेट था, और एक कप था, एक चम्मच थी, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने चुराई। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में जो वो है ना, वहाँ के जो निज़ाम थे, जो पहले रहे होंगे, तो उनके जो ग्रैंड जो भी चलते हुए आए हैं, तो उनका कॉल जाता है पुलिस वालों के पास कि ऐसे ऐसे हमारे म्यूज़ियम में चोरी हो गई है। और चुराने वाले ने कुछ नहीं चुराया, सिर्फ वो एक टिफ़िन चुराया है जो गोल्ड का है, और चम्मच, एक प्लेट, और एक वो चुराया है, कप चुराया है, ठीक है। तो पुलिस वाले पहुंचते हैं साइट पर, और साइट पे पहुंचने के बाद जब वो तहकीकात करते हैं वहाँ पे, तो पूरा घूमने के बाद ना उन्हें बिल्डिंग के ऊपर की साइड ना वो डक्टिंग टाइप के कुछ बने हुए, लेकिन उसमें डक्टिंग नहीं है, बस खाली वो बने हुए हैं, मतलब शेप बना रखी है उन्होंने वैसी है, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। बस खाली खिड़की है वो, क्योंकि बाहर से तो खिड़की दिखाई देगी वो, है ना, लेकिन अंदर वो पाइपलाइन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि जब घूम रहे होते हैं वहाँ पे कि यहाँ पे एक डक्टिंग के पास ना एक एरो का निशान है जो बहुत सटीक बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि किसी मिस्त्री ने बनाया वो, अच्छा, है ना। और वो एरो का निशान अंदर की तरफ है, काइंड ऑफ कि कोई इशारा कर रहा है कि यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है हमें, ओके, ठीक है। तो वो देखते हैं कि चलो एक ये एविडेंस है कि चोर आए यहाँ से थे, क्योंकि वहाँ की जो खिड़की थी ना वो भी हटी हुई थी वहाँ पे, ठीक है ना, जो डक्टिंग वाली जो खिड़की होती है वो हटी हुई थी। तो अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया कि आए कहाँ से थे और चोरी क्या हुआ है, बिल्कुल। अब पता करना है कि गए किस तरफ है, कहाँ गए हैं, है ना। तो वो खंगालते हैं सीसीटीवी फुटेज, तो सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ नहीं मिलता, अच्छा, है ना, क्योंकि वहाँ के ऐसा बताते हैं कि जैसे जाते हैं ना बंदे की, मतलब जो डिटेक्टिव वगैरह कुछ इस टाइप के जो होते हैं, जो बंदे साइड पे पहुँच के अपने मतलब प्राइवेट जब वाले जो होते हैं, हाँ, है ना, जो खुद से ही करते हैं चीज़ें, हाँ। तो वहाँ जाके बताते कि ये जो जगह है ना, ये जो म्यूजियम है, ये काफ़ी ज़्यादा ना इररिस्पॉन्सिबल बंदों के हाथ में है, अच्छा, कि मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसे वहाँ पे गार्ड बहुत कम है, 2 ही गार्ड है वहाँ पे, है ना, और दोनों ये मानो कि रात के टाइम वो सोते रहते हैं, कोई प्रॉपर ध्यान नहीं रखता है। और कैमरे भी ऐसे कि कैमरे होने चाहिए 4-5, तो लगा रखा है एक कैमरा, ओके, है ना। लैक ऑफ वही है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे ढंग से। तो अब म्यूज़ियम में तो कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का कि कौन आया और कौन गया, है ना।
तो अब बाहर के वो खंगालते हैं CCTV फुटेज, है ना, पास की जो दुकानें वगैरह जो भी हैं, तो उन्हें पता चलता है कि एक बाइक पे 2 बंदे थे, और बाइक भी वो ऐसी थी कि नीली वो थी पल्सर, अच्छा, ब्लू कलर की पल्सर, नंबर उसका दिख नहीं रहा, उन्होंने हटा रखा नंबर था उस पे, लेकिन वो दिख नहीं रहा था ढंग से, है ना। तो अब इतना तो पता चल गया, चल वो थे, और वो उनको ये भी पता चलता है कि वहाँ पे वो उनमें से एक बंदा जो पीछे बैठा था ना, उसने किसी को कॉल लगाया वहाँ पे खड़े होके, है ना। तो अब पता चला कि कॉल लगाया, तो वहाँ पे जो टावर है वही जो तूने बताया ना, कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं कि ये इस टाइम पे किसने किसको फ़ोन किया। अब कॉल तो बहुत सारे थे वहाँ पे, है ना, कि जितने भी नंबर आए थे, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया कि उसने किसको कॉल किया। तो ये भी एक रह गया उनके हाथ से। तो एक बार क्या होता है, एक कुछ उन्हें क्लू मिलता है ना। तो और हाँ, अब उनका बताता हूँ कि जो बंदे जिन्होंने चुराया वो कर क्या रहे थे, है ना। तो वो चुरा के अपना वो जो भी था उनके पास आर्टिफैक्ट, वो उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं वो, है ना। वो वहाँ से निकलते हैं, वो सीधा जो पल्स जो मैंने बताया बाइक थी उनके पास, वो बाइक थोड़ी दूर वहाँ से ले जाते हैं, और उसको ले जाकर ना क्या नाम है, ख़राब हो जाती है उनकी बाइक। तो उस बाइक को साइड में ही फेंक के वो रोड के वहाँ गड्ढा वड्ढा होता है वहीं पे डाल के अपना मुंबई निकल जाते। जाना उनको नेपाल होता है, अच्छा, लेकिन वो मुंबई निकल जाते कि वहाँ पे डीलर अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो एक बड़ा होटल लेते हैं, बढ़िया एकदम आलीशान होटल की, अब तो अच्छी चीज़ हाथ लग गई है, बेच के अपना पूरा माल वाल आ जाएगा अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ होटल में जाते हैं, जो एक बंदा होता है उनमें से, वो लेके आता बिरयानी, वो सोने के टिफिन में रख के बिरयानी खाता। एक बंदा लेके आता चाय, अलग ही फैंटेसी जी रहे हैं वो। हाँ, चाय से खा रहे हैं भाई, मजे ले रहे हैं अपना, सोने की चीज़ों में बर्तनों में खा रहे हैं वो, है ना। उसके बाद अब वहाँ पे उनको कोई डीलर वगैरह मिलता नहीं, वो बेचने भी जाते हैं, तो तब तक न्यूज़ पूरी जगह फैल चुकी होती है। तो पहले तो डरते डरते जाते हैं, वहीं पे एक बंदा ऐसा भी होता है जो उनको पहचानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उनको पहचानने की कोशिश भी करता है वो, तो वो वहाँ से लेके भाग जाते हैं उसको, वो वापस अपना आ जाते हैं हैदराबाद में, है ना। तो वो अंदर ही अंदर मतलब उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें एक बंदा मिलता है उनके दोस्त के थ्रू, अच्छा, है ना। तो वो ऐसे बताते कि वो कोई शेख वगैरह कुछ इस टाइप का कुछ होता है वो। तो अब पता है कि बाहर तो भाई कीमत बढ़िया होती है उसकी, है ना। तो ऐसा बताते कि जैसे उस टाइम पे क्या नाम है, जैसे ये रॉयल लोग होते थे, पीकदान होते हैं ना, हाँ, कहते कि जो छोटा सा पीकदान भी होता था ना वो सोने का, तो उसकी कीमत ऐसी होती थी कि 10 करोड़ ऐसे करके। अच्छा, अब वो तो 2 किलो का है, तो लगभग उसकी कीमत जो लगाई थी वो लगाई थी 86 करोड़ के करीब। ओह माय गॉड, 86 करोड़ जो पूरा आइटम था वो, है ना। अब उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में वो जो जैसे मैंने बताया वो शेख, है ना। तो शेख से उनकी कांटेक्ट वगैरह होता है। वैसे तो मना करता है वो अपने दोस्त को कि मेरे को शक है उस पर कि उसको नहीं बेचते, है ना। तो बाद में पता चलता है कि वो शेख ना, अब ये नहीं पता कि वो मुखबिर था या वो पुलिस का ही आदमी था। अच्छा, वो उनको पकड़ लेता है ना, पकड़े जाते हैं उसके थ्रू। फिर बाद में जब पुलिस उनको लेती है हिरासत में, है ना, और वो जाते हैं बड़े उसके पास, अफसर के पास। तो पहले तो एक बंदा जो होता ना, एक का नाम होता मुबिन ऐसे करके कुछ नाम था उस बंदे का, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं अभी, है ना। तो वो पहले तो उसको देखता है, वो क्या नाम है, जो बड़े जो अफसर होते हैं, कि यार मेरे को तो ये लग नहीं रहा कि ये चोरी कर सकता है। तो मतलब काफ़ी शरीफ सा होता है वो बंदा। तो उसके ना कहते हैं इसके कपड़े निकालो, उसके कपड़े निकालते तो उसकी कमर पे होते हैं रस्सी के निशान, जैसे किसी टाइट रस्सी से बांधते ना, खून ब्लड जो होता है वो जम जाता है, तो उसकी कमर पर रस्सी के निशान होते हैं। वो कहते हैं 10 साल को इसने ही करी चोरी। उसको रखते हैं, थोड़ी बहुत रिमांड पे भी लेते हैं। मतलब रस्सी के निशानों से पता क्या चला कि मतलब कि जब ऊपर की खिड़की टूटी हुई है और वही नीचे आया है। अच्छा, तो वो रस्सी बांध के ऊपर नीचे चढ़ा है। हाँ, ओके, ऐसा कुछ था। तो मतलब अभी क्लैरिफाई नहीं है कुछ भी कि क्या हुआ, क्या शक के बिना पे उठा रहे हैं, शक के बिना पे। और जैसे डीलिंग कर रहे थे उन चीज़ों की, जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि कहने को तो ये भी कह सकते थे कि हमारे पास नहीं, हम किसी से दिलवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो खाली शक के बिना पे उनको पकड़ लिया। उसके बाद जब थोड़ा बहुत करा उन्होंने टॉर्चर वगैरह, तो तब उन्होंने उगल दिया वो। तो तब वो कहानी बताते कि भाई क्या हुआ, कैसे करी चोरी। तब बताते हैं वो लोग कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं क्या नाम है, मैं वहाँ पे रहता हूँ, दुबई रहता हूँ। तो दुबई से मैं यहाँ पे आया था अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए। तो बीमारी ऐसा था कि मेरा नंबर काफ़ी लेट आना था, तो मैंने सोचा कि इतने में म्यूज़ियम घूम लेता हूँ। तो मैं म्यूज़ियम में गया,
तो वहाँ पर मेरे को टिफ़िन दिखाई दिया और वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही मेरे को अट्रैक्टिव लगा। तो मैंने वो जो केस था ना उसको मैंने टच करा तो एकदम से अलार्म बज गया। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भाग कर आए, उन्होंने सीधा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने सीधा मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 2-3 मारे। तो कह रहा मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया है ना। तो मैंने कहा कैसे हाथ उठाया मैं बताऊंगा। हाँ, तो कह रहा मैंने तभी से सोच लिया मैं कर दूंगा इसको ख़त्म, मतलब गायब कर दूंगा इसको। तो उसके बाद मैंने एक उसके साथ जो लड़का था, कह रहा मैंने उसको बताया और हम दोनों ने मिलके रेकी करी 3 महीने। तो अब रेकी में वो गया अंदर म्यूज़ियम में, है ना, और म्यूज़ियम में जाके देखते हैं वो कि कहाँ से आ सकते हैं। तो वो देखते हैं कि वो सामने ना एक पेड़ है, जिस खिड़की पे उन्होंने निशान लगाया था उस खिड़की के सामने एक पेड़ है। अच्छा। और उसकी शाखाएं जो हैं वो म्यूज़ियम की तरफ आ रही हैं। ठीक है। तो वहाँ से वो चढ़ के इस तरफ से आ सकते हैं। ओके, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा स्पेस भी है कि ऊपर बैठ के भी हो सकता है काम वहाँ पे। ठीक है। तो ये बताया उन्होंने कि वहाँ से हम लोग आए थे अंदर, और अंदर आने के बाद मतलब रस्सी बांध के, अब वो खिड़की इतनी बड़ी नहीं है कि कोई मोटा आदमी जा सके, वो पतला आदमी जा सकता है। तो वो लड़का ही गया था उसमें जो मैंने नाम बताया, वो नीचे उतरा था वहाँ पे, और उसने सीधा वो उसके पास गया जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें सामान रखा हुआ था। उनने उसको तोड़ने की कोशिश करी तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, टूटा नहीं। उसने कहा मैंने जोर लगा के तोड़ा उसको। तो तब अलार्म क्यों नहीं बजा? बजा था, पता नहीं बजा या नहीं बजा, ये तो नहीं पता चला। लाइट काट दी होगी, हो सकता है। जब हाँ उसने कैमरा ही एक है वहाँ, तो रात को अलार्म भी बंद कर देते। यही तो बताया कि जैसे ही सबसे पहले जब उसने उतरा ना, ये तो चलो उसने बाद में किया, जैसे उतरा उसने सबसे पहले देखा कैमरा, जाके उसने कैमरा ही खींच लिया। ओके। उसके बाद काट दी वो केबल, उसकी क्या नाम है, टेलीफोन वगैरह की जो भी केबल होती है। तो अलार्म की भी केबल मेरे को लगता है उसमें भी उसने काट दी होगी। तो उसके बाद जाके सीधा बॉक्स खोला और सारे बताता कि ऐसे मैंने डाल दिया पूरे अंदर। अच्छा। एक बार में जो आया लोग इन्वॉल्व थे इसमें? 2 बस। एक ने रस्सी पकड़ी थी बाहर से उसने उतारा था। तो फिर उसके बाद में जाके वो रस्सी पे 2 बार ऐसे करते, कहता कि हमारा सिग्नल था, मैं 2 बार ऐसे करूँगा तो खींच लेना ऊपर। तो मैंने 2 बार किया तो उसने मेरे को ऊपर खींच लिया, और ऊपर जाते ही मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। तो उसने मेरे को ऐसे दबा दिया कि क्यों काँप रहा है, अब तो हो गया काम। तो कहता है कि फिर हम वहाँ से सीधा नीचे उतरे और अपना बाइक बैठ के और वहाँ से निकल गए। तो पुलिस वाले पूछते तुमने वहाँ पे खड़े होकर किसी को कॉल लगाया था, किसको लगाया था? तो कहते हैं कि साहब उसमें कोई सिम कार्ड नहीं था, वो कुछ था ही नहीं उसके अंदर, वो खाली था, वो प्रैंक कॉल मतलब ऐसे ही करा था हमने ताकि आप लोगों को हम वो कर सके, भटका सके। भाई साहब, तो ये सीन किया खतरनाक। तो फिर कहते फिर तुम्हारी बाइक कहाँ गई वहाँ से, फिर तुम कहाँ चले गए? कहते हैं वहाँ से फिर हमारी बाइक हो गई थी ख़राब, तो हमने उसको ऐसे ऐसे वहाँ पे ठिकाने लगा दिया था। उसके बाद हम लोगों को नेपाल जाना था, नेपाल हमारा सौदा तय हो गया था, लेकिन वो एंड टाइम पे उसने मना कर दिया। तो हम फिर मुंबई निकल गए, क्योंकि मुंबई में हमने सुना था कि ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बिक जाती हैं। तो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे हमारी मुलाकात, वो कहते हैं कि वहाँ पे भी हमें कोई ऐसा कुछ खास मिला नहीं, और तब तक खबर फैल चुकी थी, तो इसलिए हम लोगों को वापस आना पड़ा। और यहाँ पे आके फिर उनसे मिले तो उन्होंने तो पकड़ लिया फिर हमें। तो ये एट द एंड ये भी पकड़े गए, मतलब बेसिकली पकड़े जाते ही हैं भाई। बहुत कम ऐसी चोरियां हैं जिसमें आज तक पता ही नहीं चला। एक चोरी की कहानी है मेरे पास जिसमें चोरी करी किसी ने, सामान मिल किसी और को गया, और लेकिन उस बंदे का आज तक पता नहीं चला कि वो बंदा गया कहाँ उसके बाद। तो इसमें भी ना, जैसे मैंने बताया अभी वाला केस, तो इसमें भी ज़्यादा सज़ा नहीं हुई उन लोगों को, उनको फाइन भरना पड़ा, कुछ 2-4 साल की सज़ा हुई। हाँ, तो मिल गया ना सारा सामान, अगर नहीं मिलता तो अच्छे से, या बीच का होता है हिसाब। तो अब जैसे इन्वेस्टिगेशन चम्मच और प्लेट मिल जाती, कफ नहीं मिलता तो हो जाता, तो लग जाती होगी। अब जैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो वो खुद से कहते ये जिसने भी करा ना, ये 900 खियो का काम है। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर उन्होंने वो चीज़ जल्द से जल्द बेच दी होती तो अब उसका तो पैसा मिल जाता उनको, और और वो हो सकता है कि वापस भी नहीं मिलती, क्योंकि एक बार अगर वो बाहर बिक गई तो ब्लैक मार्केट में निकल जाती है। या तो उसको गला के कुछ ना कुछ बना दे रहे हैं वो, या तो सिंपल सी चीज़ थी, अगर वो बंदा दुबई से आया था तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करता, कुरियर में डालता, उसको क्या करता कि भाई दुबई भाग जाता वो, बट वो भी जैसा कहा कि 9 सिखिए थे साले वो, तो इसीलिए पकड़े गए वो। उससे पुलिस ने पूछा तो कि मतलब तुमने ठान लिया था कि यही चुराना है, या तुम कुछ होता मतलब ऐसे ही चले गए थे? ये हाथ लगा तो इसलिए लिया है। वो उसने कहा कि नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था, ये तो मेरी पिटाई हुई थी बस इसलिए मैंने उठा लिया।
नहीं उसको मतलब ऐसा उसका मोटिव नहीं था कि यही लेके यही जाऊंगा, लेके जाना है, वो पिटाई का बदला लेना था उसको कि साला कुछ भी लेके जाना है। अब चुरा के जाऊंगा यहाँ से, तुमने मुझे सिर्फ टच करने के लिए मारा, ईगो हर्ट हो गया। हाँ लास्ट में वो यही कहता है कि ईगो हर्ट हो गया मेरा। हाँ भाई देख लो हैंग तुम कौन सा दार था भाई, तुम की क्या नाम है जिसमें वो पकड़ा ही नहीं गया। ये बात है सन 1993 की नेपाल की। उसमें भी क्या होता है भाई, ये 4-5 लोग होते हैं और उनका ये होता है कि भाई एक कसिनो है नेपाल में, रॉयल कसिनो करके, ठीक है। उनका होता है प्लान कि इस रॉयल कसिनो में हम चोरी करेंगे, ठीक है, और न्यू ईयर वाले दिन। तो उसके लिए वो पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। 4 से 5 लोग होते हैं, वो 6 लोग होते हैं वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिस एरिया में वो कसिनो होता है उसी के आसपास के एरिया में एक बढ़िया पॉश इलाके में बढ़िया बंगलो रेंट पे लेते हैं, ठीक है। और रेंट पे लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपना डेली जहाँ कसिनोज हैं सारे वहाँ जाना, रॉयल कसिनो में ना जाके वो उसके आसपास के जितने कसिनोज हैं उन जगहों पे जाते हैं और बढ़िया अपना जुआ हुआ खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन उनकी नज़र जो थी हमेशा रॉयल कसिनो पे रहती थी। उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे काम करना शुरू किया कि रात को निकले। अब क्या होता है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि बंदा जॉब वॉब कर रहा है तो बाहर कहीं पे दुकान पे सुट्टा मारने के लिए लोग खड़े हुए हैं, चाय पीने के लिए लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दिखा उनको, अच्छा ये रॉयल कसिनो का बंदा है। चले गए वहाँ पे, वो सुट्टा मार रहा है तो उसके साथ खड़े हो गए, सुट्टा मारने लगे, बात करने लग गए, अपना बढ़िया एकदम जैसे होते ना अमीर लोग, एकदम कोट पैंट वगैरह पहन के ऐसे रहते थे हमेशा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो रॉयल कसिनो वाले जो बंदे थे उनसे बाहर मिलने लगे और ऐसी बातचीत करने लगे उनसे, और कि अरे मिलिए, फ्रेंडली हुए। फिर धीरे धीरे उनको घर पे पार्टीज में बुलाना शुरू करा उन्होंने कि रे आओ मिलो यार, पार्टी वार्टी करते हैं, हम नए आए हैं यहाँ पे, थोड़ा ऐसे करके। और घर पे आए रॉयल कसिनो वाला बंदा। अब एक बंदा जॉब वॉब करता है यार, कितना ही कमा लेता होगा, दूसरा नेपाल की करेंसी वगैरह तुम्हें पता ही है, ठीक है, डाउन है काफ़ी। तो रॉयल कसिनो वाले बंदे उनके घर पे जाते थे, वहाँ बढ़िया पार्टी वार्टी, और वो देखते थे भयंकर बंगलो पूरा है। अब उस बंदे को नहीं पता कि रेंट पे है, वो कहता हमारा बंगलो है, वहाँ पे अपना उसको खिला रहे पिला रहे, महंगी से महंगी दारू चल रही है। फिर जब घर से वो जा रहा है कि अच्छा ठीक है मिलते हैं बाद में, तो उसको गिफ्ट दे के भेज रहे हैं, अरे यार ये लो रखो हमारी तरफ से, कोई नहीं भाई, ठीक है, हम नए लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा वही ना बात व्यवहार रहे, मिलनसार थोड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं हम कि जान पहचान बने हमारी थोड़ी यहाँ लोगों से, ठीक है, ताकि कुछ हेल्प होती रहे हमारी, कभी ज़रूरत पड़े, हमें, क्योंकि नए लोग हैं, हमें कुछ नहीं पता इस शहर के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे लोगों से उन्होंने ऐसे मेलजोल बना लिया, घर पे बुलाना, पार्टीज़ करना। और फिर वो पार्टी वगैरह और गिफ्ट वगैरह देने के बाद उनको ये बोलते थे कि देखो यार, हम जो भी पार्टी वार्टी गिफ्ट वगैरह देते हैं आपको प्लीज़ किसी के साथ शेयर मत करना आप, क्योंकि देखो यार क्या कहते हैं कि माहौल थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ठीक है, और पैसे वैसे काफ़ी हैं हमारे पास, तो कल के दिन भाई कुछ नहीं पता, डकैती रॉबरी हो जाए हमारे साथ, तो थोड़ा इसलिए आप किसी को मत बताना। तो मैं वो जो कसिनो वाले थे वो भी ये कि हम क्यों ही बताएं किसी को, साला टाइम ही का, ठीक है, हमें मिल रहा है बैंकर, हम मजे लेते हैं, दादू मिल रही है फ्री में, और क्या चाहिए, गिफ्ट विफ्ट दे रहे हैं उनको ऐसे, पैसे वैसे भी दे देते थे उनको वो, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने सबसे मेल जोल बनाया, एक फ्रेंडली बिहेवियर बनाया, ठीक है। फिर उन्होंने जाना शुरू करा रॉयल कसिनो में। कसिनो में भी जाके वो ये नहीं कि जैसे कि वहाँ पे उनको वो बंदा दिखा तो जाके उसे सीधा हाथ मिला रहे और भाई ये वो, नहीं, एकदम रॉयल तरीके से जा रहे हैं कि ठीक है, और दूर से दिखा तो जैसे हाथ हिला रहा है ऐसे स्माइल का, तो उसकी तरफ स्माइल कर दी ऐसी खाली, और अपना बैठ रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ठीक है। जुए में भाई 1-1.5 लाख रुपए जीते तो क्या करते थे वो, उस पैसे को वहीं खर्च कर देते थे, स्टाफ में बांट देंगे। तो ऐसा इंप्रेशन जाता था उससे कि भाई कितने ही बड़े लोग, बड़े दिल वाला है भयंकर, मतलब 1-1.5 लाख रुपए जीत रहे हैं और ये भी हम में ही बांट दिया इन्होंने, हार रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी पार्टी वगैरह कर रहे हैं। तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि न्यू ईयर वाली रात पास आने लग जाती है। अब क्या था कि इनका जो बंगलो था, उस बंगलो के बगल में एक खाली प्लॉट था पूरा, और उस प्लॉट में एक कमरा बना हुआ था बस। अब होता क्या है कि जिनका वो प्लॉट था वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि यार मेरा प्लॉट खाली है और उसमें कमरा है,
तेरा जो लड़का है उसको वहाँ मेरे प्लॉट में रहने के लिए भेज दे, क्या है कि देखभाल भी हो जाएगी, वो वहाँ रह भी लेगा, कुछ काम धाम भी देख लेगा शहर में, और मेरा जो खाली प्लॉट है वो कब्जा वब्जा होने से बचा रहेगा। ठीक है, तो उस प्लॉट में एक सतीश नाम का लड़का रहने आ जाता है। ठीक है, अब क्या था कि जब ये सब काम हो रहा था कि बगल वाले बंगलों में पार्टियां हो रही हैं, वो देखता है कि भाई कसीनो की गाड़ियां आती हैं यहाँ पे, है ना, और उस पर लिखा रहता है रॉयल कसीनो, और उसमें से बंदे उतरते हैं, यहाँ पार्टियां होती हैं भाई, मतलब कुछ तगड़ी ही मोटी पार्टी रहती है यहाँ पे। और कि कभी मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इनसे बातचीत वगैरह हो तो मेरी भी कुछ लाइफ बन जाए, कुछ काम धंधा पकड़ा दे मेरे को ये, है ना। तो उसके दिमाग में ये चल रही थी, वो नोटिस कर रहा था बंदा सब कुछ। अब उसने 1-2 बार ट्राई भी करा कि जिस टाइम पे वो लोग 6 दोस्त थे, वो घर से बाहर निकलते थे, खड़े रहते थे, तो गेट के आसपास खड़ा रहता, तो ऐसे हाय हेलो करने की उसने कोशिश करी, तो लोगों ने देखा उनको और ज़्यादा भाव नहीं दिया उसको, सतीश को, उन 6 दोस्तों ने, और ऐसे ही कि हाँ ठीक है करके ऐसे कर दिया। अब होता क्या है कि न्यू ईयर से 1 रात पहले वो 6 के 6 दोस्त बंगलो की छत पे अपना पार्टी कर रहे थे। अब बगल में सतीश भी निकल कर आ गया बाहर कि ओह पार्टी शार्टी चल रही है। तो 6 के 6 तो अपना पूरा फुल एंजॉय करके ड्रिंक व्रिंक करके ऐसे बात कर रहे होते हैं आपस में खूब कि यार कल के दिन के बाद से अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, हम सब लोग अमीर हो जाएंगे, अब खूब पैसा आ जाएगा हमारे पास। अब सतीश के कान खड़े हो जाते कि यार ये क्या हो रहा है एंकर, पैसे की बात होती है, क्या हो रहा है, कल क्या करने वाले हैं लोग। ठीक है, अब होता क्या है, सुबह सुबह जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो सतीश उनके गेट के बाहर ही खड़ा होता, तो ऐसे ही उनसे बोलता अरे भाई साहब आपसे कुछ बात करनी थी, ऐसे कि कल आप कुछ छत पे पार्टी वार्टी करते हुए बात कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ऐसे कि खूब अमीर होने वाले हो आप लोग, पैसा आने वाला है, तो मतलब मेरे पास भी कुछ काम धंधा नहीं है, मेरा भी कुछ हो जाए तो आप कुछ हेल्प वगैरह कर दो, मेरी काम धंधा मेरा भी कुछ हो जाए, थोड़ा सा मेरी भी फ्यूचर सेट हो जाएगा। तो बंदे सब चौंक जाते हक्के वक्के कि साला ये कब से क्या क्या सुनता आ रहा होगा हम पे, कब से नज़र होगी इसकी हम पे। तो उनसे बोलते अच्छा क्या क्या सुना तुमने, क्या बस मैंने तो यही सुना था ये वो, अच्छा आज से पहले भी तुम ऐसे ही सुनाई उनाई दिया है तुम्हें कुछ बात कह रहे नहीं कल ही वो आप लोग पार्टी कर रहे थे, मैं जगा हुआ था तब मैंने सुन लिया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, हम मिलते हैं तुमसे शाम को, कुछ होगा तुम्हारे लायक काम तो बताएंगे तुम्हें। ठीक है, अब होता क्या भाई, रात हो जाती है, वो 6 के 6 लोग अपना गाड़ी में बैठते हैं और कसीनो पहुंच जाते हैं। अब जब वो गाड़ी में बैठे कसीनो गए हैं तो साथ में लेके गए हैं वो अपने मिठाई के डब्बे। अंदर जाते हैं, खूब बढ़िया चिल माहौल है, अब सब लोग उनको वहाँ पे जानते हैं। ठीक है, कसीनो के मैनेजर से लेके सिक्योरिटी वाला बंदा, हर कोई उनको जानता है वहाँ पे। ठीक है, अब गए वो सबसे, अरे कैसे हो, सब बढ़िया है, वो अपना कसीनो में जा रहे हैं, जुआ खेल रहे, बढ़िया सब चल रहा है। अब जैसे ही रात के 12 बजने वाले थे, उससे 10 मिनट पहले उनमें से 6 में से एक दोस्त अनाउंस ऐसे करता है खड़े हो गए कि भाई अब हम 1994 में एंटर होने वाले हैं। ठीक है, और ज़िंदगी का एक नया साल आने वाला है, हमारे लिए ये साल बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, और तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और ये खुशियाँ मैं भी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो आज 12 बजे से जो भी दारू और खाना है ना, वो सब हमारी तरफ से है, वो पार्टी हमारी तरफ से। अब कसीनो में हो गया पूरा भयंकर माहौल, अरे वाह बढ़िया, लोग अपना खूब पीने लगे, खूब खाने लगे। और फिर उन्होंने जाके जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनको जाके वो मिठाई के डब्बे देती है, कह रहा ये लो यार 12 जैसी बजे सब लोगों में मिठाई बांट देना, और खुशी का माहौल है, अपना बढ़िया एंजॉय करो सबके सब, अपने वर्कर्स में भी मिठाई बांट दो सब में। और मिठाई के जो वो बॉक्सेस थे एकदम रॉयल बॉक्सेस प्रॉपर, और जो नेपाल की जो जानी मानी स्वीट शॉप थी ना, वो वहाँ से लाई हुई स्वीट्स थी वो। अब सब जानते ही हैं वर्कर, ठीक है भाई, देखा उन्होंने तो यार ये लोग तो जब खर्चा करते हैं तो लुटाते हैं, तो प्रॉपर 12 बजे मिठाई के डब्बे खुले, उन 6 के अलावा सब में वो मिठाइयाँ बट गई, सब ने खा ली। देखते देखते 10-15 मिनट में लोग झूमने लगे, कोई अपनी टेबल पे गिरा, कोई अपनी ज़मीन पे गिरा, कोई बैठे बैठे बेहोश हो गया, सब ऐसे ही हो गए। अब
जो लोग होश में थे, जिन्होंने मिठाइयाँ नहीं खाई थी, उन लोगों को भी अब ठिकाने लगाना था। तो उन 6 के 6 दोस्तों ने अपने पास कपड़े में छोटी छोटी गन्स रखी हुई थी। उन्होंने वो गन निकाली और उन 8-10 लोगों को बोला, चलो अब कमरे में बंद हो जाओ, जाके चुप रहोगे, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और तुम्हारा भी फ़ायदा रहेगा इसमें। ठीक है भाई, बंदे अपना चुपचाप उस कमरे में बंद हो जाते हैं जाके। अब वो जो लॉकर की चाबी थी, 2 चाबियों से खुलती थी। एक चाबी मैनेजर के पास थी और एक चाबी लॉकर का जो गार्ड था उसके पास थी। वो मैनेजर को ढूंढने देखे, मिल गई चाबी। फिर जो लॉकर रूम का गार्ड था वो नहीं मिल रहा उनको, उसको जैसे तैसे ढूंढा, मिल गई चाबी। खोला उन्होंने गेट, घुस गए लॉकर में। 25 बैग भर के उन्होंने नोट डाले, सारे के सारे नोट US डॉलर्स। ओ भाई, ठीक है, US डॉलर्स। 25 बैग। 25 बैग। और कितने बड़े बैग? बहुत बड़े बड़े। जो मतलब एक नॉर्मल ट्रैवल बैग होता है ना, ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग नहीं, ट्रैवल बैग देखा तूने एक? हाँ ठीक। जो हाथ में कैरी करते हैं, ठीक है, वो बैग एक ट्रैवल बैग। डफल बैग देखा ना? हाँ, बस वो डफल बैग के जैसा। तो 25 बैग थे वो भाई। लगभग भी वो चोरी बताई जाती है उस समय 5 लाख US डॉलर्स थे वो। 5 लाख US डॉलर। 5 लाख US डॉलर्स थे। 5 लाख US डॉलर्स। ठीक है, तो वो बैग उठाते हैं, बाहर खड़ा होता है, ट्रक लगा रखा होता है उन्होंने, वो ट्रक लेके जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट में क्या होता है, फ्लाइट से भी कुरियर्स जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एयरपोर्ट लेके गए, वहाँ का जो कार्गो एरिया होता है वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे भी उन्होंने कुरियर वगैरह वाले से सब सेटिंग करी हुई थी, क्योंकि जब तक ये 9/11 और ये टेररिस्ट वगैरह हमले नहीं हुए थे इस टाइप के, तो फ्लाइट में भी बड़ा ना सिक्योरिटी का लीनियंट हिसाब किताब चलता था। तो उन्होंने वहाँ के जो बंदे थे रिश्वत वगैरह दी उनको और बोला कि भाई हमारा कुरियर है, इस एड्रेस पे भेजना है। ठीक है, लोड करवा दिया। अब क्या हुआ कि वो वहाँ कुरियर लोड करा रहे हैं, यहाँ पे जो कसिनो में जो वर्कर जो होश में थे, जिनको कमरे में बंद किया था, वो जैसे तैसे वो कमरा तोड़ के बाहर निकलते हैं और पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। उधर नेपाल पुलिस पहुँच गई कसिनो के आगे। ठीक है, और बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे वो लोग इस तरफ भागे हैं। ठीक है, अब वो लोग जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब दिख जाता है उन लोगों की सामने से पुलिस आ रही है। ठीक है, और फटाफट अपना ट्रक घुमाते हैं और भाग जाते हैं दूसरी तरफ। पुलिस उनका पीछा कर रही है। पुलिस को ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा कि ये एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस ये सोच रही है कि एयरपोर्ट में घुस के भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस को ये है कि ये ट्रक जा रहा है, इसी में सारा पैसा है और ये चोर इसमें है। चोरों के दिमाग में है कि ठीक है भाई, पैसा तो सारा लोड हो चुका है, पैसा अपनी जगह पहुंच जाएगा, जैसे तैसे करके इनसे पीछा छुड़ा लो। सामने एक पुल आता है, पुल से नीचे वो ट्रक कुदा देते हैं, ट्रक जाता है नीचे पानी में और वो सारे के सारे लोग निकल के बाहर तैरने लगते हैं। पुलिस भी आ जाती है वहाँ पे, जैसे तैसे करके 6 के 6 लोगों को पकड़ लेती है पुलिस। ट्रक को क्रेन के थ्रू बाहर निकल आया था। पुलिस को होता है कि ठीक है, केस सॉल्व भाई, अब गेट खोलेंगे, पैसा निकलेगा इसमें से। गेट खोलते हैं, ट्रक खाली। पुलिस के हैंकर पैसा कहाँ है? तो बंदे कुछ ना बोले, वो हमें नहीं पता जी पैसा कहाँ है। तो अब होता क्या है कि इस सब बीच में सब गिरफ्तार हो गए, सब हो गया। अब इस बात को बीत जाते 2 से 3 दिन। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बात बताई थी सतीश की। अब हुआ क्या कि जिस रात ये लोग कसिनो में चोरी करने के लिए निकले थे, सतीश उसी रात से इन लोगों के पीछे लग गया था कि देखूं तो साला ये करने क्या वाले हैं आज, क्यूरियोसिटी में। तो जितनी देर तक वो कसिनो के अंदर ये सारा खेल कर रहे थे और ट्रक में 25 बैग पैसा भर के भागे थे एयरपोर्ट की तरफ, सतीश कसिनो के बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा था कि अंदर होता क्या और बाहर मतलब क्या होता है, इसके बाद देखते हैं, जब तक वो बाहर नहीं आते। तो जब वो 25 बैग लेके ट्रक में लोड करके भागे थे, सब कुछ था, सतीश सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों से। पर सतीश को ये नहीं पता था कि ये ट्रक एयरपोर्ट गया है। ठीक है, अब हुआ क्या कि भाई सतीश डेली अपने प्लॉट से बाहर निकल के, जो बगल में बंगलो था जिसमें 6 लोग रहते थे, वहाँ पे डेली मतलब देखता था कि कोई आएगा कोई आएगा कोई आएगा। ठीक है, पैसा लेने के लिए कोई ना कोई तो आएगा।
तो क्या होता है 4 दिन बाद एक डाकिया आता है वहाँ पे। वो आता है, वो बोलता है कि भाई ये लोग है नहीं क्या इस घर में कोई भी, मैं पिछले कई दिनों से आ रहा हूँ और यार इनको ना एक कुरियर की पर्ची देनी है इनकी। तो सतीश के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। तो कहता है कि हाँ मैं ही बगल में रहता हूँ, अभी शाम को आएंगे तो मैं दे दूँगा आपको, आप मेरे को दे दो। डाकिया ने उसको दे दिया और कुरियर की पर्ची उसे मिल गई। कुरियर की पर्ची में फ़ोन नंबर, ठीक है, और कुछ एड्रेस वगैरह थे नेपाल एयरपोर्ट के। वो फ़ोन करता है उस नंबर पे। तो नेपाल एयरपोर्ट के जो कार्गो वाले होते हैं वो उससे बोलते हैं कि भाई साहब आपका जो कुरियर वगैरह था वो पहुंच गया है, निकल गया है यहाँ से, उसकी रिसिप्ट ले लो आप आके। ठीक है जी। वो कुरियर की रिसिप्ट लेने के लिए कार्गो एरिया में जाता है, वो उसको रिसिप्ट देते हैं और जिस जगह पे पहुंचना होता है वहाँ का एड्रेस भी उसको मिल जाता है। तो अब सतीश के पास वो एड्रेस भी है जिस एड्रेस पे उन 6 लोगों ने वो 25 बैग $US कुरियर करा है। वो एड्रेस निकलता है जमाइका का। जमाइका, हाँ। तो अब सतीश को पता चल गया कि भाई जमैका में है पैसा। सतीश जुगाड़ उगाड़ लगाता है कुछ और जमैका पहुंच जाता है। जमैका के जिस एड्रेस पे वो जाता है वहाँ पे देखता है कि एक ऐसी पुराना घर है, उस घर में एक बूढ़ा इंसान है। अब सतीश को बस एक टेंशन है कि कुरियर जो है मेरे आने से पहले तो नहीं पहुँच गया है यहाँ पे। पहुँच गया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो बूढ़े इंसान के पास जाता है, उससे पूछता है कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे कोई कुरियर वुरियर आना। तो बूढ़ा कहता है कि नहीं यार यहाँ तो कोई कुरियर वुरियर नहीं आया। तो कहता है अच्छा। फिर सतीश क्या करता है, एयरपोर्ट जाता है वापस। एयरपोर्ट जाता है, एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में जाता है और उनको वो अपनी कुरियर की पर्ची दिखाता है। बोलता है कि यार ये मेरा कुरियर पहुंचना था। वो कह रहा हाँ आज सुबह ही आया आपका कुरियर, शाम तक आपको यहीं से ले जाना। वो कुरियर जमाइका में रिसीव हो जाता है और उसके बाद से लेके आज तक 1994 से लेके आज तक सतीश कहाँ है किसी को नहीं पता। ओ भाई। फिर जब उन 6 बंदों से पूछताछ होती है खूब, भाई बताओ कहाँ है पैसा, ये वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो ना वो पुलिस वालों से पूछता है कि आप एक काम करो, हमारे घर के बगल में ना एक सतीश नाम का लड़का रहता था, आप उसको देखो कि वो रहता है कि नहीं रहता वहाँ पे। पुलिस वाले जाते हैं, देखते हैं एक प्लॉट है, उसमें एक कमरा है, खाली है, कोई नहीं है वहाँ पे। वो कहते हैं कि भाई वो तो कोई नहीं है वहाँ पे। 6 के 6 एक दूसरे की तरफ देख के हंसते हैं और तब वो सारी कहानी खोल देते कि जी ऐसा 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 हुआ था और पैसा कोई और ले रहा है उसके मजे। भाई देख रहा भाई मतलब तू देख भाई उस बंदे की किस्मत देख भाई यार। किस्मत और हाथ पैर चलाया उसने तो मिल लिया उसे। एफर्ट्स तो है ही, लेकिन एफर्ट्स तो है ही, लेकिन किस्मत देखना मतलब ऐसा कितने में चांस है कि भाई चोरी कोई और करे और किसी थर्ड पर्सन के हाथ उस चोरी की पूरी इंफॉर्मेशन लग जाए हाथ में कि भाई की पैसा जब बैठे बिठाए उसके हाथ में आ जाए सब कुछ ना कि पैसे की लोकेशन पता चल गई उसको कि पैसा कहाँ पहुँचने वाला है। वो तो उस चोरी होने के बाद उस बंगलों के बाहर इस इंतजार में खड़ा रहता था कि कोई आएगा यहाँ पे उसको पकड़ूंगा मैं। हाँ वो तो डाकिया उसको मिल गया। हाँ, डाकिया नहीं मिलता तो नहीं होता। डाकिया नहीं मिलता तो मिला ही नहीं आज तक। फिर वो सतीश कहाँ है? कभी नहीं मिला उसके बाद से। है वाह, क्या कर रहा होगा इतने लाखों डॉलर्स का। अब यार अगर मान भी चल कि 94 में तो कह रहा है ना। हाँ 93 मुकाबले तो तब मतलब तो मान लो होगा 50 यार, 60 काफी करोड़ होगा। और बहुत यार मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर अगर उसने मतलब इन्वेस्ट कर दिया हो, कुछ बिजनेस खोल लिया हो, कुछ ऐसा काम कर लिया हो तो फिर तो पता नहीं अरबपति बन के बैठा हो, क्या पता मल्टी मिलियनर बन के बैठा हो। सतीश ढूंढना पड़ेगा गूगल पे। ऐसे उसका तो बताते हैं, वो चश्मे वाला क्या नाम है उसका, भी मूवी भी आई थी उस पे। उसने भी तो ऐसे ही वो बैंक में जॉब करता था, गरीब था वो। चश्मे वाला कौन? अरे किसकी वो डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो लंदन चला जाता है, भाग जाता है यहाँ से पैसा वैसा सब लेके। वो भी 90s की मूवी है। तो मुझे ऐसा लगा उस मूवी को देख के कि अच्छा 90s में मतलब ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब रूल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, तुम हर चीज़ को पकड़ लो। हाँ रूल्स भी क्या मतलब कि सिक्योरिटी के मेजर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। हाँ, क्योंकि वो बैंक से पैसे ले जाके अपने इन्वेस्ट करता था, फिर बैंक में रख देता था, बैंक को पता नहीं चल रहा मतलब। अरे तू उसकी बात कर रहा है क्या जिसमें वो यार
अरे वो साउथ का हीरो है एक वो। हाँ मतलब भी रिसेंटली आई थी मूवी, मैं देखा था। साउथ का हीरो है वो, अपने बैंक से ही पैसे निकालता रहता है। हाँ, वो गाड़ियाँ खरीद के बेचता था, फिर उसको वो पैसा जो कमाता था, इनकम अपने पास, प्रॉफिट। अच्छा वो पकड़ा नहीं गया था वो? कभी नहीं पकड़ा क्या वो, आज भी नहीं पकड़ा गया। शिट मैन। एक वो साउथ का एक्टर है दुलकर सलमान, उसकी मूवी है वो। तो मुझे तो बाद में पता चला रियल बेस्ड स्टोरी है किसी की। हाँ रियल स्टोरी है वो भी। कोलकाता के साइड से निकला था बंदा कोई। आई ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं भाई, खतरनाक। एक वो भी तो है जिसके लिए बोला जाता है कि एक म्यूजियम में, जिसने म्यूजियम बनाया था, और आई थिंक मैंने बहुत बचपन से सुनी थी ये स्टोरी, जिसमें वो बताते हैं कि उस म्यूजियम के ऑनर ने ऐसे बोल दिया था कि मेरे म्यूजियम में कोई भी चोरी नहीं कर सकता। फिर वहाँ पे चोरी भी हुई थी एक पेंटिंग, और उसी के म्यूजियम में कहीं रखी भी गई थी, और बाद में ऑनर को बताया, मतलब भेजा भी गया था कि यहाँ पे रखी हुई ऐसे ऐसे, और नेक्स्ट टाइम से ये सब कमिटमेंट करते हुए सोचना, मतलब कि हाँ नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये शायद लंदन के या फ्रांस के किसी म्यूजियम की कहानी है। तो वो आर्ट म्यूजियम खोला था उस बंदे ने, तो उसने मतलब ये ऐसे चैलेंज कर दिया था कि भाई है दम तो करके दिखाओ मेरे म्यूजियम में, नहीं कर सकता कोई मेरे म्यूजियम में चोरी, है ना। लगभग 10 दिन के अंदर अंदर उसके म्यूजियम की सबसे प्रेशियस और वैल्यूएबल पेंटिंग गायब हो जाती है। ठीक है, सब जगह ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद एक नोट मिलता है, उसको बता दे कि तुम्हारी पेंटिंग है कहाँ। वो पेंटिंग उसी के म्यूजियम के वॉशरूम में रखी हुई थी वो। अच्छा, और उसमें ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब वही तो है, जैसे मैंने तेरे को निज़ाम वाला केस बताया ना अभी, तो उसमें भी तो वो कहता है, जिनका होता ना वो म्यूजियम जिसका है, वो भी कह रहा था कि मैंने रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यहाँ पे इस चीज़ की भी चोरी हो सकती है। देख ले बैंक। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मतलब कि यार लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन भाई 100% पकड़े जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम भाई CCTV, फेशियल रिकॉग्निशन, इतना कुछ आ गया है। पहले तो जैसे आज तो क्या आपकी बायोमेट्रिक्स फीड है हर जगह, ठीक है। पहले तो ये सब भी नहीं था, आप निकल जाओ पहचान बदल लो, बहुत आसान था पहचान बदलना। आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है पहचान बदलना। फिंगरप्रिंट्स मिल गए, आप डाले सिस्टम पर चल गया कौन है ये, कौन है, बहुत इजीली। और क्या छुप ही नहीं सकता। या तो ऐसा ही है कि आज आसानी से पता चल सकता है कि गंगाधरी शक्तिमान है भाई। वो जमाना चला गया। अब तो ये है कि यहाँ से उड़ाओ और दूसरे ग्रह निकल जाओ। हाँ तभी बच सकते हो। जैसे मैं CID देखता उसमें दिखाते थे, बस मैक्सिमम सबकी कॉल डिटेल्स निकालो, जिसको पकड़ना है कॉल डिटेल्स निकालो। आज के टाइम पे तो बहुत एडवांस हो गया, बहुत एडवांस। ये है कि अगर पुलिस जो है शिद्दत से करना चाहे ना, तो ऐसे केस सॉल्व हो सकते हैं चुटकियों में। वो तो है, कहते नहीं है कि पुलिस चाहे तो एक मंदिर से एक चप्पल चोरी ना हो। हाँ बिल्कुल, वो है ना वो वाली कहावत। वही है कि कभी कभी डंडे वालों को भी डंडा करना पड़ता है, तभी जाके काम करते हैं वो लोग भी। और ये हकीकत है, नॉर्मल कोई इंसान या किसी का कुछ चोरी हो जाए, नहीं ढूंढ के देंगे, ना ही मिलेगा। लेकिन फोन मैं वही कह रहा हूँ कि देख, एक नॉर्मल चीज होती है, फोन चोरी हो जाते हैं, नहीं मिलते, ना वो ढूंढ के देते। वहीं अगर किसी एक हायर ऑफिशियल का या किसी नेता का फोन चोरी हो जाए, भाई साहब खोद के भी निकाल देंगे। वही तो चीज है, जो जामतारा का जो केस निकल के आया था, जब तक आम पब्लिक के साथ हो रहा था वो स्कैम, तब तक सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो IAS ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स उनके साथ, भाई बॉलीवुड एक्टर्स वगैरह के साथ, जो मतलब कंट्री के बड़े बड़े हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, इतने पढ़े लिखे, इन सबके साथ होगी ना वो चीज़, तब जाके उन्होंने पूरा भांडा फोड़ करा उस रैकेट का। एक पूरा गांव था इस काम के लिए। नेटफ्लिक्स पे सीरीज है जमतारा। मैं तो उसका नेटफ्लिक्स सीरीज आई तो उससे पहले मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें दिखाते हैं कि कोई IAS ऑफिसर होता है, उसके साथ होता है। हाँ। तो वो बंदा IAS ऑफिसर जांच पड़ताल करवाता है, और यही बात बोलता है IAS ऑफिसर कि जब ये मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे साथ हो गया ये वाला स्कैम, तो ये लोग आम पब्लिक के साथ तो क्या ही कर रहे होंगे। और क्या। अब सोचना कि ऐसा तो होगा नहीं ना कि जिन लोगों के साथ ये केस हुआ होगा, और वो छोटा मोटा अमाउंट तो चोरी नहीं करते थे भाई। बंदे अकाउंट में लाख है तो वो लाख निकालते थे, करोड़ है तो करोड़ निकालते थे। और उसमें भी भाई ये था कि पता ही नहीं चलता था पैसा गया कहाँ। हाँ, तो जिन बंदों के साथ हुआ होगा उन्होंने
पे कहते हैं पुलिस में FIR और जो साइबर सेल होता है उसमें भी रिपोर्ट लिखवाई होगी, लेकिन जब तक उस IAS ऑफिसर के साथ नहीं हुई और उसको ये चीज़ चोट नहीं पड़ेगी, हाय मेरा नुकसान हुआ, मेरा हो गया तो और कितनों का हुआ होगा। ये तो चल मूवी में डायलॉग डाल दिया उन्होंने सीरीज में कि मेरे साथ हुआ हो तो कितने का होगा, क्या पता तब उसने ये बोला होगा कि साला मेरा साथ कैसे कर दिया, इनको तो मैं बताऊंगा। वो ईगो पे होगी ना बात, ईगो पे आ गई हो क्या बता IAS ऑफिसर के कि भाई मेरे साथ कैसे कर दिया, मतलब मेरे के साथ कैसे कर दिया, IAS का वो करा, इनको बताऊंगा। कहानी तो वही है ना, उससे पहले क्यों नहीं सॉल्व हुआ? और क्या, तब क्यों नहीं लगी ईगो पे बात? तब भी तो लगी होनी चाहिए थी ना कि भाई हमारे पूरा डिपार्टमेंट का चूतिया काट रहे हैं भयंकर बैठ के वो। पहले आजकल नहीं देखो चल तो रहा है, पुलिस वाले बन के आ रहे हैं वीडियो कॉल पे। हाँ यार हैंगे। हाँ यार ये तो मेरे पास भी कॉल आ रहे हैं, कह रहे तुम पता नहीं वैसी वेबसाइट देख रहे हो, है ना। मेरे पास भी आया था, मैंने कहा आजा भाई तू भी देख ले मेरे साथ आके। हाँ नहीं सही है, और क्या, इनको तो ऐसे ही बोलो सालों को भाई। बहुत वही है कि पुलिस अगर करना चाहे तो कर सकती है, और वो है कि वो भी फिर तभी एक्शन लेते हैं या तो जब उनके खुद के साथ वो चीज़ होती है या फिर किसी मिनिस्टर के साथ हो, किसी के साथ हो। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे रॉबरी का जो बताया, इंडिया की सबसे बड़ी रॉबरी हुई जो मल्लापुरम में, 56 दिन के अंदर केस सुलझा दिया पूरा, मतलब 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर। तो ये देख 10 दिन में सुलझा दिया, ये 10 दिन में सुलझा दिया है ना। सारा खेल है प्रेशर का, तो सारा खेल है कि भाई प्रेशर कहाँ से आता है उनके। भाई पर्सनली मैंने तो फील किया है कि अगर तुम्हारा सोर्स है, तुम पावर रखते हो तो तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक, लेकिन हर जगह नहीं है, ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट की, मतलब कौन बंदा कैसा, कोई काम भी करने वाले होते हैं, कोई नहीं भी करते हैं, डिपेंड करता है। बट क्योंकि पता है उन लोगों की भी गलती नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ ऐसी भी नोटिस करी है, उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो अभी तो कह देंगे ये हो गया, ये वाला क्राइम हो गया, और आधे घंटे बाद जब वो पुलिस काम कर रहे कहेंगे हम अपना केस वापस लेते हैं क्योंकि उन्होंने बाहर पैसे खा लिया। हाँ ये चीज़ तो है भाई, हाँ बाहर सेटलमेंट हो जाता है, ये भी चीज़ है भाई। नहीं वैसे पुलिस वाले पहले वही चीज़ कराने की कोशिश तो करवा रहे हैं वो लोग कि भाई तुम पहले तसल्ली कर लो, हम फाइल करें, हम अपनी कार्रवाई पूरी करें, तुम कह लो हमारा सेटलमेंट हो गया। हाँ इसलिए पहले वो उस चीज़ पे दबाव डालते हैं, पहले तुम आपस में तसल्ली कर, वो चाहते हैं तुम तसल्ली कर लो कि भाई हम बाकी काम करना नहीं पड़े, तुम्हारा आप बाहर सेटलमेंट हो जाए। चोरी हो गई है, पहले घर वालों से पूछ लो किसने करी है, बाद में अरे तो मेरा बेटा था, अरे मेरी बहू थी, अरे ये तो केस वापिस। ये चीज़ें बहुत होती हैं। ये तो है यार। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं फिर से ऐसे ही धांसू पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।